आपको नए पाठ की ओर ले चलूंगा जो आपके कोर्स में है। क्योंकि तुलसीदास जी के बाद कविवर बिहारी उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, ये 30% जो कोर्स डाउन किया गया उसके द्वारा उसको हटा दिया गया है, तो वो पाठ आपको नहीं पढ़ना है। यानी बिहारी पाठ का अध्ययन सभी बच्चों को नहीं करना है। उसके बाद जो आगे पाठ आपका सम्मिलित हो रहा है, महाकवि भूषण। भूषण का नाम आपने सुना होगा। ये वीर रस के सम्राट कहे जाते हैं। वीर रस के जो है सम्राट कहे जाते हैं, वीर गाथा काल के हैं ये। और इन्होंने, लोग बताते हैं, जैसा कि काव्य में या किताबों में या साहित्य के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि अपनी कविता के माध्यम से, अपनी ये रचना के माध्यम से मुर्दे व्यक्ति में भी जान पैदा कर देती। यानी बहुत कमजोर आदमी, दुबला हो, मुर्दा, मरा हुआ, मुर्दा से मतलब मरे हुए से नहीं है, कमजोर व्यक्ति से, और वो युद्ध के लिए प्रेरित न हो रहा हो, युद्ध के लिए तैयार न हो रहा हो, तो महाकवि भूषण की रचनाओं से उसके अंदर ऐसा उत्साह जागृत होता है, वीर रस का संचार जागृत होता है कि वो उठकर दौड़ने लगता है और शत्रु को पछाड़ने के लिए क्षमता, वो महाकवि भूषण है। इसीलिए इन्हें वीर रस का सम्राट कहा गया। सम्राट माने राजा। तो महाकवि भूषण, इनका जीवन परिचय आप किताब में लिखा हुआ है, उसी से आप इसका अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि समय भी अधिक हो चुका है और आपको इनके जो रचना है उसके विषय में बताना भी है। तो वो चीज लिखे थे। इसके बाद आगे देखें, शिवा शौर्य। वीर रस के सिद्ध कवि भूषण का इन छंदों में महाराज शिवाजी की सेना के युद्ध हेतु प्रयाण करने का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। इन वर्णनों में कवि ने बताया कि जब शिवाजी की सेना युद्ध के लिए निकलती है तो संपूर्ण विश्व में हलचल मच जाती है और शिवाजी के प्रताप के सामने बड़े बड़े राजा नतमस्तक हो जाते हैं। अंत में कवि ने शिवाजी के यश का अत्यंत चमत्कार पूर्ण वर्णन किया। तो ये जो आपके छंद हैं लिखे गए हैं ब्रज भाषा में, भाषा इनकी है ब्रज भाषा, और छंद इनका है कवित। कवित या मनहरण कवित कहते हैं, जिसमें 15 और 16 वर्ण होते हैं। क्योंकि ये वर्णिक छंद होता है तो 15 और 16 इनको दोनों को मिला दिया जाए तो कितने वर्ण हो जाएंगे? 31 वर्ण हो जाएंगे। इसको कवित छंद कहते हैं या मनहरण कवित भी इसको कहा जा सकता है या कहा जाता है। समझ में आएगा? रस कौन सा होगा? वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, जोश। गुण होता है वीर रस में ओज, जिसके अंदर जोश हो। भाई युद्ध कौन करता है? जिसके अंदर जोश होगा वही वीर बनेगा, वही लड़ेगा जाकर के। सब लोग युद्ध नहीं कर सकते, है ना? प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए तो जब फोर्स की भर्ती होती है तो उनकी कुछ सीमाएं होती हैं, वो देखी जाती है ना? कुछ मापदंड होते हैं, वो देखे जाते हैं। उसी के अनुसार उसको फोर्स में एडमिट किया जाता है, भर्ती किया जाता है, फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो प्रत्येक राजा के यहाँ सैनिकों की भर्ती हुआ करती थी, वहां उनकी ट्रेनिंग होती थी। ट्रेनिंग होने के बाद युद्ध के लिए उनको तैयार करना होता था और साजो सामान के साथ युद्ध भूमि में वो लोग लड़ते थे। तो महाराज शिवाजी से वो विद्वानों का आदर करते थे। महाकवि भूषण ने उनकी प्रशंसा किया
उनकी प्रशंसा नहीं, उनकी शौर्य की, उनकी वीरता की, उनके पराक्रम की विशेषताएं बताई। भाई जिसके अंदर पराक्रम होगा, जो गुण होगा, उसी को तो बखान होगा। तो महाराज शिवाजी के अंदर वो गुण था। तो जब वो गुण था तो कोई भी कवि है वो उसका वर्णन कर सकता है, और चूंकि कवि है तो अच्छे शब्दों के माध्यम से वो समाज में उसकी प्रस्तुति दे सकते। यही काम महाकवि भूषण ने शिवाजी के विषय में किया। उनकी शौर्यता का, शौर्य माने वीरता, पराक्रम, उनकी पराक्रम का यश दिखाया। तो देखे पहला छंद, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतत चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गए बरन के लरत हैं। फैल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की खैल पैल सैल उछलत हैं। तारा सो तरल धूरी धारा में लगत जी, थारा पर पारा पारावार यो हालत। आप पता। तो बच्चों सबसे पहले ये होती है, कोई भी साहित्य हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, उस साहित्य के विषय में उसकी शब्दकोश माने जब आप तैयार करेंगे तो उसका ही व्याख्या, उसका निरूपण, उसका निराकरण, उसका भावार्थ आप प्रकट कर सकते हैं। जब तक आपको शब्दकोश माने नहीं आपकी तैयार होंगी, नहीं कर पाएंगे, तो आप उसमें नहीं बढ़ पाएंगे। तो साज चतुरंग सय, साज माने सजा करके, चतुरंग इसकी जब संधि कर देंगे तो चतुः धन अंग, चतुः माने चार, अंग माने भाग, यानी महाराज शिवाजी की सेना में चार भाग थे। उस चार भाग वाली सेना को चतुरंगुणी सेना भी कहते हैं, जिसमें चार अंग या चार भाग, उसको चतुरंगणी सेना भी कहते हैं। तो महाराज शिवाजी के पास चतुरंगणी सेना थी, चार प्रकार की सेनाएं थी। अब वो कौन कौन सी थी सुनिए। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, ये चार प्रकार की सेना चार भागों में विभाजित। अब उसमें आपको न मालूम होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चारों सेनाएं की जो चार, एक सेना की उनके चार के जो चार भाग हैं, तो प्रत्येक सेना में एक निश्चित सीमा होती थी उनकी, कि इस हाथी, कितने हाथी होंगे, कितने रथ होंगे, कितने घोड़े होंगे, कितने पैदल होंगे सैनिक। इस प्रकार की चतुरंगणी सेना हो। तो अपने चारों प्रकार की सेनाओं को महाराज शिवाजी ने सजाया, युद्ध के लिए जा रहे हैं। अंग में उमंग धार, सैनिकों के शरीर में जितने भी अंग हैं उनमें उमंग, उत्साह है, जोश है कि हमको युद्ध करना है, पराक्रम दिखलाना है। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलता है। महाराज शिवाजी अपनी सेना को लेकर के, चूंकि जंग जीतना, युद्ध को जीतना है, हारना नहीं है, ये पहले से उनकी इच्छा थी। इसलिए भूषण भनत, महाकवि भूषण भनत कहते हैं नाद बिहद नगारन की। जब युद्ध भूमि के लिए सेना निकलती है तो एक विशेष प्रकार के नगाड़े बजाए जाते हैं। कभी आप 26 जनवरी 15 अगस्त को जब कार्यक्रम होता है, राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री वगैरह जो ध्वज फहराते हैं, तो आप देखेंगे वहां पे बिगुल बजता है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उत्साह जागृत होता है, इस प्रकार का वीर रस का संचार होता है। तो नदी नद मद गैवरन के लड़त है, जब नगाड़े बजते हैं तो नदी नद, नदी और नद नाले, मद एक हाथी के मस्तक से एक
द्रव जो है स्रवित हुआ करता है, उसको कहते हैं मद। गैबरन के रलत है, गैबरन माने हाथी, रलत माने बहता। तो हाथियों के मस्तक से मद इतना बहता है कि नदी नाले बह जाते। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गए, वो ऐल फैल के चलते हैं। हाथी जब चलते हैं तो ऐसे ऐसे घूमते हुए चलते हैं। खलक में गैल गए, गलियों में खलबली मच जाती है मार्ग में। गजन की ठैल पैल सैल कुशलत है। अब जब हाथी चलते हैं तो एक दूसरे के हाथी से हाथी का टक्कर होता है, तो देखने में दूर से यह प्रतीत होता है कि बड़े बड़े पर्वत उखड़ करके जमीन दोज हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तारा सो तरन धूल धारा में लगत जी, जो तारे दिखाई पड़ रहे हैं ना, इसी तरह तरन माने होता है सूर्य। महाराज शिवाजी की चतुरंगड़ी सेना जब युद्ध के लिए प्रस्थान करती है तो उसके चलने पर इतनी ज्यादा धूल उड़ती है कि सूर्य जो है वो तारे की भांति दिखाई पड़ता है। इतना ही नहीं, थारा पर पारा पारा वारियों हलता है। जैसे थाल में पारा ले करके आप चले तो वो थाली में पारा हिलेगा, इसी प्रकार पारावार कहते हैं समुद्र में भी हलचल मच जाती है। उसी थार में पारा लेकर चलने से जैसे थार पारा हिलता है, थाल हिलती है, उसी प्रकार समुद्र में भी हलचल हो जाती है। बच्चों आज यही तक, कल अगले वीडियो के साथ फिर हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।